नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से युद्ध जारी है इजरायल और हमास के बीच, और इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम लगातार यानी कि भारत लगातार आतंकवाद का विरोध करता रहा, लेकिन अब इस महायुद्ध में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलिस्तीन को भारत ने मदद भेजी है। फिलिस्तीन को भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। आईएएफ का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है। खाद्य पदार्थ और दवाइयां भेजी गई हैं। हिंडन एयरबेस से फिलिस्तीन रवाना हुआ है विमान। फिलिस्तीन के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर आईएएफ C-17 विमान गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से रवाना हो गया है। राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट्स शामिल की गई हैं। तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है? इस बीच भारत का स्टैंड एकदम क्लियर। हम आतंकवाद के विरोध में जरूर हैं, लेकिन मानवता के खिलाफ कतई नहीं। दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजा में बड़ी कार्रवाई, इजरायली सेना के रेड में 55 लोगों की मौत हुई है। इजरायल ने जमकर बरसाए हैं गाजा में बम। इजरायली सेना की रेड में गाजा में बम बरसाए गए हैं। इजरायल हमास जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गाजा में जमकर बमबारी की है। इजरायली सेना के रेड में 55 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान इजरायल ने जमकर गाजा पर बम बरसाए हैं। तो इजरायल ने गाजा पर बमबारी करी है। तो देखिए, एक तरफ इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है कि हम आतंकवाद के विरोध में जरूर हैं, लेकिन मानवता के विरोध में नहीं। यही वजह है कि फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भी भेजी गई है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, रक्षा विशेषज्ञ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत का ये स्टैंड क्या कुछ अब देता है वैश्विक संदेश, क्योंकि जिस तरीके से भारत की छवि को हमेशा से समझा गया, वो छवि अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि भले ही हम आतंकवाद के विरोध में हैं, लेकिन मानवता के विरोध में नहीं। बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल अपना भारत का जो स्टैंड है वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। क्योंकि भारत पहले दिन से, जब वो हमास का हमला हुआ था इस्राएली सरजमीन पे, तभी से भारत ने इसकी भर्त्सना की थी, आतंकवाद की भर्त्सना की थी। और जहां फिलिस्तीनी दृष्टिकोण है अपना भारत का, वो सदैव से भारत जो है वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ में है। जब यासर अराफात थे तब भी भारत उनके साथ में था। उसके बाद में जब बाकी फिलिस्तीनी सरकार वहाँ पे बनी थी तब भी भारत उनके साथ में है। तो सिविलियंस के साथ में हम हमेशा से रहे हैं वहाँ पे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो दृष्टिकोण है बिल्कुल साफ कर दिया था, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे UN में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से लगभग 15-20 दिन पहले। वहाँ पे भारत ने फिलिस्तीनियों का पक्ष लेके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। और आज जब ये C-170 एयरक्राफ्ट सारे मानवीय सहायता के लिए सर्व सामान लेके जा रहे हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि भारत फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके साथ में है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा
आज के दिन में ये हमास जो है वो कौन है? हमास आज से 10 साल 15 साल पहले वो आतंकवादी थे जो ईरान से भेजे गए थे, लेकिन आज के दिन में हमास सिर्फ वो ईरानी लोगों का टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। इसमें फिलिस्तीन के जो यूथ हैं वो भी इसमें शामिल हैं और काफी ज्यादा संख्या में, ऑलमोस्ट अबाउट ऐसा समझा जाता है कि 60 से 70% जो हमास के टेररिस्ट हैं वो फिलिस्तीनी हैं और ये लोग उन्हीं के बीच में रहते हैं। आप जानते हैं कि जो गाजा स्ट्रिप है उसमें सैकड़ों टनल बनाए गए हैं, उसमें फिलिस्तीनियों का साजो सामान है, उनका हम लोग जो सेना की भाषा में बोलते हैं CCC, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, वो उन्हीं टनल्स में है। और ज्यादातर ऐसी जो टनल हैं वो जाके या तो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे खुलता है या नॉर्मल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नीचे खुलता है या स्कूल के नीचे, कॉलेज के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे या मस्जिद के नीचे जाके खुलता है। तो इन लोगों की एंट्री जो है वहां से होते हैं, ये जानते हुए उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि जो अटैक होगा अगर उन पे, तो मस्जिद पे अटैक नहीं करेंगे, हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके ऊपर में अटैक नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने सोच के रखा था। अभी जब हमास का अटैक सर इसके क्या चांसेस हैं कि जिस तरीके से हम टनल्स का जिक्र कर रहे हैं, ये टनल्स किसी जो है धार्मिक प्लेस के नीचे खुलता हो? क्योंकि अभी इजराइल ने कहा जा रहा है रिसेंटली एक मस्जिद पर हमला किया है जिसको लेकर के निंदा भी हो रही है अरब कंट्रीज में। देखिए, अरब कंट्री क्या करते हैं ये उनका मामला है। इजराइल अपने मन में बिल्कुल क्लियर एकदम जिद जैसे एक चीज ठान ली है कि हमास को वो नेस्तो नाबूद करेंगे। तो अब चाहे हमास मारे जा रहे हों इन एयर स्ट्राइक्स में, और ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं है, आज के दिन में स्ट्राइक जो है तीनों तरफ से हो रहा है। सरजमीन से जो आर्टिलरी हैं, जो हॉविट्जर्स हैं इसके इजराइल फोर्सेस के, वो अपना गोले दाग रहे हैं इजराइल ठिकानों पे, तो सॉरी हमास के ठिकानों पे। एयरक्राफ्ट की जो प्रिसिजन अटैक है, ये चीज याद रखिए पूजा, ये जो प्रिसिजन अटैक है इजराइल के पास में आज के दिन में पूरा का पूरा जो टनलिंग सिस्टम है और उसका मुंह कहाँ खुलता है इसका ब्लूप्रिंट है। तो वो आज के दिन में जब उन्होंने आज से 10 दिन पहले उत्तरी गाजा को खाली कराने की जो घोषणा की थी, अब ये हमास का वहाँ के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका और जो पैलेस्टाइंस हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनका कर्तव्य है कि वो एरिया खाली कर दें, क्योंकि इन हमास ने एंटी ह्यूमन बारबरिक ये जो अटैक किया था इजराइल में, इसके बाद इजराइल उनको छोड़ने वाला नहीं है। और एक और चीज है कि जब ये एरिया खाली करने के लिए कहा गया था, तो आज के दिन में जैसा इनपुट आ रहे हैं इजरायली इंटेलिजेंस को कि लगभग 50% जो हमास के, सर देखिए मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन सर देखिए जिस तरीके से हमास के पास हम लगातार सवाल कर रहे थे कि ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के हथियार यूक्रेन भी यूज कर रहा है, तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हमास के पास ये जो हथियार की सप्लाई है वो अमेरिका के पास से हो रही है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया फ्रंट फुट पर आ गया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर? और उसका जो राष्ट्रपति है कितना आताताई है ये सभी जानते हैं। अभी रिसेंटली उसने अपने कमांडर को अपने टैंक में फिश से खिलवा दिया और उसी टैंक में फांसी की सजा दी। इतना बड़ा आताताई किसी जंग में सीधे ही इंडल्ज हो जाए, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हमास कौन है? हमास है जिहादी जो ग्रुप्स हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप उनका है जिहादियों के, और आज के दिन में विश्व में लगभग 175 जिहादी ग्रुप्स हैं, पूरे विश्व में हैं। चाहे अफ्रीका में जितने भी हैं वो जो अलकायदा के जो अलग अलग अंग हैं वो वहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है इसमें आईसिस, हमास, हिजबुल्लाह, हमास और हिजबुल्लाह यहाँ तक की होती, ये ईरानियों द्वारा संरक्षित, संपोषित, इनको विपिन ईरानियों द्वारा आते थे। तो आज के दिन में जब आप हमास के ऊपर में हमला कर रहे हैं तो ये चोट हमास को तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान को भी ये चोट लग रही है। तो ईरान जो है वो तिलमिलाया हुआ है। तो इसलिए एक तरफ से हमास गाजा पट्टी में है और हिजबुल्लाह
जो वेस्ट बैंक में है, ये दोनों के थ्रू इसराइल के ऊपर में या इसराइली इंटरेस्ट पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि उत्तरी कोरिया से ये जो मिलिट्री अटैक आ रहे हैं, मिलिट्री सामान जो आ रहे हैं, ये डायरेक्टली गाजा स्ट्रिप में नहीं आ सकता, क्योंकि गाजा स्ट्रिप अभी चारों तरफ से ब्लॉक है। जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे यूएस जो नेवल फोर्स हैं वो वहाँ के आके बैठे हुए हैं, वहाँ से कोई इंप्रूव नहीं कर सकता है। और गाजा के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, सारे चेक पॉइंट्स जो 3 तरफ से हैं वो इसराइल से घिरे हुए हैं, उसको उन्होंने क्लोज कर रखा है। और जो दक्षिण में जो अल फतर में है, जो कि इजिप्ट के साथ में खुलता है, तो वो तो कल ही खुला है। लेकिन इनके जो टनलिंग सिस्टम है, कुछ टनल्स इसके इजिप्ट में भी खुलते हैं और कुछ टनल्स बाकी जगहों में भी खुलते हैं, जहां से उनके मिलिट्री साजो सामान आ सकते हैं। लेकिन जब से ये ब्लॉकेड हुआ है, तब से कोई सब्सटैंशियल वेपन हमास के पास में गाजा स्ट्रिप में नहीं आया हुआ है और आ भी नहीं सकता है। हाँ, जो हिजबुल्लाह है उनको मिल सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो वेस्ट बैंक में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है, और लेबनान की सीमा जो है वो इराक से मिलती है, तो उनके थ्रू यहाँ पे साजो सामान आ सकते हैं। लेकिन जो मेन जो वेपन सिस्टम है वो ईरान के थ्रू आ रहा है। अब ईरान को नॉर्थ कोरियन का सामान आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का सामान जो है वो रशिया को जा रहा है, लेकिन वो क्या ईरान को भी आ रहा है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये काफी एक ऐसा एंगल है जिसमें ईरान जो है आज के दिन में सारे तरफ से सपोर्ट खोज रहा है। उसको मॉरल सपोर्ट तो सारे इस्लामिक कंट्री से मिल रहे हैं। 45 इस्लामिक कंट्री आज के दिन में है, 47। कल जो समिट हुआ था इजिप्ट में, आपने अगर सुना होगा, आपके अब जो संवाददाता है उन्होंने कहा होगा कि जितने इस्लामिक नेशंस थे उन सबों ने इसराइल की भर्त्सना की है, लेकिन एक ने भी हमास की भर्त्सना नहीं की। वो लोग सब कहीं न कहीं पैलेस्टीनियन के साथ में खड़े हैं, पैलेस्टीन के साथ में हम भी खड़े हैं, लेकिन हम हमास की भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन वो जो 47 इस्लामिक, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, ये कहा जा सकता है सर कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, आपने यहाँ पर लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह का जिक्र किया है। लेबनान से भी इस समय जूझ रहा है, लेबनान से भी जंग चल रही है इजराइल की, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जंग चल रही है, माफ़ कीजिएगा, हमास से भी जंग चल रही है। इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर वैश्विक स्तर पर क्या नजर आ रहा है आपको? और अगर ये जंग अक्टूबर तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 22 तारीख है, शायद ये तारीख आगे बढ़े, शायद ये तारीख कुछ दिनों में रुक जाए, लेकिन अगर अक्टूबर को क्रॉस कर ले जाता है तो क्या हम वैश्विक युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, आज ऑलरेडी 22 तारीख है और अक्टूबर जो है 1 हफ्ते रह गया है। 1 हफ्ते में ये गाजा का जंग खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाजा एक काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे हमास वो टनल्स में रहते हैं। अभी तो नदम एरिया जो है गाजा का, अभी वो जो खाली कराया गया था, सो कॉल्ड खाली कराया गया, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें के हमास के समर्थन करने वाले लोग अभी भी सिविलियंस के रूप में रिहायशी इलाके में हैं। और ये भी जान लीजिए, जैसे मैंने आपको ओपनिंग एड्रेस नहीं कहा था कि आज के दिन में हमास में फिलिस्तीनी रिक्रूट्स भी हैं। तो वो जो फिलिस्तीनी रिक्रूट्स हैं, उनके माँ बाप, उसके फैमिली, वो वहीं रहते हैं और उन्हीं में से एक टनल जो है उन्हीं के अपार्टमेंट में खुलता है। तो ये लोग आसानी से खाली नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसराइल इस बात छोड़ेगा नहीं, जहां तक होगा हमास को खत्म करने की कोशिश करेगा। हमास जो है वो उस एरिया में जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके टनल्स अभी नॉर्थ में खत्म किए जा रहे हैं, आने वाले हफ्तों में साउथ में भी खत्म किया जाएगा, तो उनको फिर से वहां से शिफ्ट करके नॉर्थ में लाया जाएगा, क्योंकि ये लोग वहां से हटने वाले नहीं हैं। और जितने इस्लामिक देश हैं वो सब यही चाहते हैं कि पैलेस्टाइन अपना धरती ना छोड़े, क्योंकि उनको ये शक है कि अगर उन्होंने आज के दिन में अपना गाजा स्ट्रिप छोड़ा तो कल के दिन में पूरे की पूरे गाजा में जो है इसराइल अपना आधिपत्य जमा लेगा, फिर इनका जो लैंड है, होमलैंड जो है गाजा में, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं वो अब किसी भी फलस्तीन को अपने धरती पे आने देना नहीं चाहते हैं। उनको यही डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो गाजा के ऊपर में इसराइल का आधिपत्य पूरा हो जाएगा।
तो ये वॉर लंबी चलेगी और इसमें जो सिविलियन जो कैजुअलिटी हो रही है इसको कम करने के लिए इसराइल भी नरमी बरत रहा है। इसराइल भी काफी डिस्क्रीटली हमला कर रहा है, वो उन्हीं ठिकानों पे हमला कर रहा है जो कि इसराइल के जो इंटेलिजेंस ग्रुप में है, उसमें ये क्लियरली दिखाते हैं कि यहाँ पे हमास का तंगी है इसलिए इसको उड़ाओ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आने वाले दिनों में देखिए काफी सारे चीज उलटफेर होने वाले हैं और किस तरह से इस्लामिक नेशन अपने आप को अलाइन करते हैं ये भी एक कौतूहल का सब्जेक्ट होगा। लेकिन जैसा हम लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी फिलहाल इनिशियल वीक्स में जो मल्टीनेशनल इन्वॉल्वमेंट जो पहले लोग उसकी आशंका लगा रहे थे वो नहीं होगा। अभी इस्लामिक नेशंस जो हैं उनमें तिलमिलाहट है। ईरान, कतर, जो आसपास के जो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इन लोगों के जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें काफी तिलमिलाहट है कि इसराइल गाजा के ऊपर में हमला कर रहा है। लेकिन अभी ये जो नेशंस हैं ये डायरेक्टली इसमें कूदना नहीं चाहेंगे और यही चीज अमेरिकन जो डिप्लोमेट थे, जो ब्लिंकन थे, उन्होंने 6 देश के सर मैं एक चीज को कोड भी करना चाहूंगी और साथ में उसको कोड करूं मैं उससे पहले आपसे समझना चाहूंगी सर, मिस्ट्री लेडी का रोल निकल करके बीच में आया था सामने कि आप मुस्कुरा रहे हैं सर, प्लीज इसको आप डिफाइन कीजिए कि मिस्ट्री लेडी के थ्रू चाइना ने ये तमाम चीजों को डिप्लॉय कराया और बाकायदे प्लान्ड ये चीजें थी। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो दो देशों में जंग चल रही है और चाइना शांत बैठा है। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, चाइना का कहीं तो कोई रोल है, विश्व में कहीं कोई बड़ी घटना घटित हो रही हो और उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए चाइना का कहीं न कहीं एक रोल तो है, लेकिन अभी डायरेक्ट रोल जो है इस गाजा में मुझे नहीं लगता कि है। चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ईरान से है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान से है, लेकिन अभी अफगानी तालिबान वो यहाँ पे नहीं कूदे हैं। तो जो चाइना अभी है सर, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं लास्ट में एक सवाल आपसे कोट करना चाहूंगी और उसका प्लीज आप जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हुए थे उस दौरान जो है इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका साफ तौर पर नेतन्याहू का कहना था कि एकमात्र यहूदी राष्ट्र, इसको कोड करके वो क्या बताना चाह रहे थे वैश्विक मंच पर? देखिए ये बात तो सबों को जाहिर है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं ये इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। इसराइल अभी उस एरिया में वो उस जीव के बराबर है जिसके चारों तरफ में वो दांत हैं और ये जो दांत हैं ये इस्लामिक जिहाद जो वहाँ पे एक चल रहा है, चाहे वो जिस भी फॉर्म हो। मैंने आपको कहा कि आज के दिन में लगभग 175 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तेलंगाना चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, 52 उम्मीदवारों के नामों का हुआ है ऐलान। बड़ी खबर, तेलंगाना चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 52 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। देखिए, बीजेपी तेलंगाना चुनावों के लिए एक्टिव मोड में, 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 52 उम्मीदवारों के नामों पर स्टैंप लग चुका है बीजेपी का, यानी कि कमल के निशान पर चुनावी मैदान में रणबांकुरे बनकर उतरेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर दीपक चौबे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से बीजेपी लगातार पॉलिटिकल पिच पर बैटिंग कर रही है, अब एक और सिक्सर है। तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। 52 उम्मीदवारों का नाम, जिसमें 3 सांसदों को तरजीह मिली है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए न्यूज इंडिया जो है वो खबरों को दिखाता है और खबर जो अंदर की होती है। कुछ दिन पहले न्यूज इंडिया ने बताया कि इस बार भी जो तेलंगाना में जो सीटों की चर्चा हुई है उसमें चाहे संजय बंडी हो, धर्मपुरी हो, या फिर अगर बात की जाए तो तीसरा नाम है उनकी
इन तीनों नामों पर। और खासकर अगर बात की जाए तो देखिए, ये भी न्यूज इंडिया ने बताया था कि जो टी राजा है, जो पार्टी से जिनको बाहर कर दिया गया था, उनको भी पार्टी चुनाव लड़वाएगी। उसके बाद देखिए अभी 2 और नाम रह रहे हैं, और क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है जी किशन रेड्डी, उनके नामों की अभी चर्चा नहीं हुई है। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि एक केंद्र चुनाव समिति की बैठक और होनी है, उसके बाद उम्मीद है कि उनको भी पार्टी चुनाव लड़वाएगी। क्योंकि अगर हालिया अगर लिस्ट की बात की जाए तो चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पर बीजेपी ने अपने सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। और इस बार भी लिस्ट में यही देखिए 3 सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि अभी अगर बात की जाए तो 2 घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए 6 साल के लिए बर्खास्त किए गए टी राजा को भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और खासकर अगर इसमें देखें, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है जिनको अगर पढ़ा जाए तो वो बहुत ही अगर पार्टी ने जो सोच समझ के फैसले लिए, यानी कि कहीं ना कहीं सांसदों को जो लड़ाने की जो तैयारी थी, और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उसने मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला अपनाया था, वही अब वो हर स्टेट में अपना रही है कि अगर वो सांसदों को टिकट देती है तो आने वाले समय विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी को फायदा होगा, और इसका जो आसपास की जो सीटों पर है वो असर पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ चाहती है कि वहाँ जो सीटें हैं वो बढ़े। क्योंकि पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ तेलंगाना में 1 सीटें, लेकिन दीपक, ये भी तो हो सकता है कि इन सांसदों से बीजेपी आगे जा गई हो और स्पष्टता बोल नहीं पा रही है। विधानसभा चुनाव में दे दिया मौका, अगर यहाँ से भी नहीं जीत पाए तो करियर समाप्त हो जाएगा यहीं से, ये भी तो संभावना है। बिल्कुल पूजा। और देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, एक घटना हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में थे, तब उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक आप मेरे फेस पर लड़ेंगे, आप अपने फेस पर, और आप जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में चुनाव लड़िए। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था कि 2024 इतना आसान नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो ये सांसद है, इनकी भी अब अग्नि परीक्षा होगी जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, विधायकों की बात अलग होती है, पर जब अगर सांसदों को अगर टिकट दिया जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सांसद अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के फिर वो विधानसभा में लगता है और उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर मैं जीत नहीं पाया तो आगे भविष्य में मेरा टिकट कट भी सकता है, तो इसको जिम्मेदारियों को भी उसको जो सांसद जिनको टिकट दिया गया है वो बहुत बखूबी समझते हैं। और देखिए संजय बंडी का जो एक स्तर है, देखा जाए तो जिस तरीके से उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद फिर राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया, और संजय बंडी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जिसमें कि अगर उनके काम की तारीफ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार खुले मंचों से कहा है कि जो संजय बंडी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता तेलंगाना में। बिल्कुल दीपक, देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने कर दिया तारीफ, लेकिन अब जनता के लिटमस टेस्ट पर अगर खरे उतरेंगे तभी इस तारीफ पर भी खरे उतर पाएंगे। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।